हेलो एवरीवन, साउंड क्लियर आ रही है? साउंड सबका क्लियर है? हेलो एवरीवन। हेलो, साउंड क्लियर है? बोर्ड विजिबल है? बोर्ड दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो मैसेज कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन देखा था पहले, है ना, और उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन को किस तरीके से इंटीग्रेट करना होता है वो सब कुछ हमने वहां पे सीखा है। तो वो हमारा बेसिक चीज है ना, वो चीज हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और वो चीजें आपको हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वही इंटीग्रेशन आपको यहां पे हमें यूज होने वाला है। ठीक है, तो जितने मेथड हमने वहां पे पढ़े हैं वो सब कुछ यहां पे एप्लीकेबल है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है ना, जो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, उस प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम यहां पे इसको और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बेनिफिट हमें यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिल जाता है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनिट से काफी इजी होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना भी इजी होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की चीज है, जो हमने इनडेफिनिट में भी स्टार्ट किया था, कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता है ना, जैसे मान लो कि अगर हमारे पास कोई कैपिटल एफ एक्स फंक्शन है और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो मान लो हमें एक स्मॉल एफ एक्स फंक्शन मिलता है ना। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम क्या कर देते हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, है कि नहीं। तो अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करें तो हमें फिर से ये कैपिटल एफ एक्स मिलना चाहिए, है ना। और यही चीज हमारा बेसिक पॉइंट था इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में, है ना। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करते थे तो हमें कैपिटल एफ एक्स फिर से वापस मिल जाता था, है ना। बस हमें इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए कि कौन सा डेरिवेटिव है ना। यहां पे हमने एक कांस्टेंट भी ऐड किया था, याद होगा आपको, ठीक है। तो कांस्टेंट क्यों ऐड करते हैं वो चीज आपको क्लियर हो रहा होगा उस टाइम पे, है ना, कि हम कांस्टेंट क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम आते हैं इनडेफिनिट पे, सॉरी डेफिनिट पे। तो डेफिनिट भी क्या होगा, सेम वही चीज है ना। फिर से हमें एक कैपिटल एफ एक्स फंक्शन का अगर हमें डेरिवेटिव पता है, स्मॉल एफ एक्स होता है, तो अगर हम फिर से स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करें, है ना, तो डेफिनिट इंटीग्रेशन भी एक टाइप का इंटीग्रेशन ही है। बस डिफरेंस ये है कि अब हमें यहां पे लिमिट्स की वैल्यू भी दी हुई होगी, है ना। और यहां पे जब हम कैपिटल एफ एक्स लिखेंगे, है ना, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में आपको ये कांस्टेंट c लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप c लिखोगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है ना। तो हम उसको नहीं लिखते हैं। और इसकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें बस इस वाले में लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, और ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। तो ये एक बेसिक आइडिया आपके पास होगा, क्योंकि फिजिक्स में भी आप ये चीजें यूज कर चुके हो पहले, ठीक ना। तो यहां पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली है कि हमें इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू पता है। तो अगर आप इस फंक्शन को किसी भी तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो और ये फंक्शन आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो बस आपको लिमिट की वैल्यू पुट करके ये आंसर लिखना है, क्लियर है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था, इसमें हम और बाद में डिटेल में आएंगे कि इसमें और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखो यहां पे इंडेफिनिट वाले पार्ट में ये जो फंक्शन एफ एक्स था, इसको जब हम इंटीग्रेट करते थे तो हमें यहां पे क्या मिलता था, एक एक्स का ही फंक्शन मिलता था, है कि नहीं। यहां पे हमें फिर से एक्स का ही फंक्शन मिल जाता था। लेकिन इस वाले पार्ट में देखो, डेफिनिट वाले पार्ट में यहां पे जब हमने इंटीग्रेट किया और जो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है, क्या इसमें कहीं भी एक्स दिखाई दे रहा है ना। इसमें कहीं भी
x नहीं है। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन एक्चुअली में क्या होता है, एक यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, डेफिनेट इंटीग्रल हैज यूनिक वैल्यू। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। इंडेफिनिट के केस में आपको याद होगा कि जब मैंने बोला था आपको कि आप इंटीग्रेट करो, हो सकता है कि आपका मेथड डिफरेंट हो, है ना। एक ही क्वेश्चन को काफी लोग अलग अलग तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उस सॉल्व करने के तरीके में सबका आंसर अलग अलग टाइप से दिखाई पड़ सकता है कि नहीं। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होगा, क्योंकि हमें कोई x का फंक्शन नहीं मिलने वाला है, एक वैल्यू मिलने वाली है ना, और ये वैल्यू यूनिक होगी, यानी डेफिनेट वैल्यू में सबका आंसर सेम आना चाहिए फाइनली। आप किसी भी प्रोसेस से मूव करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखोगे तो वो फाइनल आंसर सबका सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। यहां पे भी प्रोसेस अलग हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फाइनल आंसर सबका सेम आना चाहिए। क्लियर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिक डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, हमें यूनिक वैल्यू देता है। क्लियर। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन था उसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं था हमारे पास, है ना। उस वाले पार्ट में क्या था कि हमारे पास कोई फिजिकल मीनिंग नहीं बन रहा था हमारे पास, है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, एक फिजिकल मीनिंग देता है ना। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है, और डेफिनेट इंटीग्रल रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर कर्व, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है, एक इसका फिजिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि ये एक एरिया हमें देता है ना। जैसे अगर हमारे पास कोई और इस फंक्शन को हम a से b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी हमने लिमिट की वैल्यू भी पुट कर रखी है। तो जब ये लिमिट की वैल्यू आप पुट करोगे तो ये जो चीजें निकल के आएगी वो एरिया रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कब, जब ये fx को अभी हम पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर इसको ग्राफ के थ्रू समझो तो अभी हम fx को पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, इसका ऊपर ही ड्रॉ करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है, fx कहीं भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो fx है ये y इक्वल टू fx कर्व है, और यहां पे देखो तो इस सिंबल का मतलब क्या है उसको हम यहां पे रिप्रेजेंट करने का ट्राई कर रहे हैं। ये हमारा फंक्शन है y इक्वल टू fx, हमने प्लॉट कर दिया। यहां पे हमें लिमिट दिया हुआ है a से b, तो हमने ये किसका लिमिट होगा, x का या y का, तो जिसके रिस्पेक्ट में हम करते हैं ये लिमिट उसी का होता है ना। तो हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, dx है, तो ये x का ही लिमिट है, यानी हम x एक्सिस पे ही मूव करेंगे। तो हमने मान लिया कि ये हमारा x एक्सिस है, ये a से b तक का पॉइंट है, और ये कर्व x एक्सिस के बीच में कितना पार्ट कवर कर रहा है ना, क्योंकि हम dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये कर्व x एक्सिस पे गिवन लिमिट के अंदर कितना पार्ट कवर कर रहा है, इसी वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, ये हमारा क्या है, एरिया है कि नहीं। यानी जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जो चीजें आपको मिलेगी वो एक्चुअली में इस वाले कर्व का क्या होगा, एरिया होगा, है ना। इंपॉर्टेंट चीज यहां पे कि अभी जो हम इसको एरिया बोल रहे हैं वो एरिया कब सिर्फ होगा, जब ये fx x एक्सिस के ऊपर होगा, है ना, और पॉजिटिव चीजें होगी। क्लियर है। तो जब ये पॉजिटिव होगा तभी हम इसको, सारे केसेस में ये क्या होता है वो हम आगे की क्लास जब करेंगे तो वहां पे आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। तो जो डेरिवेटिव होता है, सॉरी जो इंटीग्रेशन होता है ना, तो इंटीग्रेशन दो टाइप का हो गया, डेफिनेट और इंडेफिनिट। डेफिनेट का मतलब क्या हो गया कि एरिया अंडर द कर्व जब fx हमारा क्या हो, पॉजिटिव हो। तो ये एरिया अंडर द कर्व है, अभी हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है, जब fx पॉजिटिव होगा तभी वो एरिया बताएगा, अगर fx पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा वो हम जाएंगे। अभी बस हम जस्ट फंक्शन को पॉजिटिव मान के
क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया वाला। क्लियर? अब हम आते हैं रिप्रेजेंटेशन पे। तो जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है और जो डेफिनिट इंटीग्रल है, इसको हम दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एफ एक्स डी एक्स जो होता है ए टू बी एरिया अंडर द कर्व एफ एक्स फ्रॉम x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी। क्लियर है? ठीक है, ये इसका मीनिंग है। अब अगर हम इसे रिप्रेजेंट करना है तो हम इस इंटीग्रेशन को दो टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ना? दो टाइप से रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है कि देखो आप यहां पे दो टाइप से रिप्रेजेंट करने का मतलब ये है कि इस वाले जो इंटीग्रेशन है इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक जो हम लोग फिजिक्स में इन जनरली पढ़ते हैं, है ना, तो अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो हमने स्टार्ट किया था, तो ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, है ना। अगर डेरिवेटिव हमें पता है ये होगा तो हम यहां से डायरेक्टली ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हम मैक्सिमम टाइम पे यही चीजें करेंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन करने का मतलब होता है कि मैक्सिमम टाइम पे आपको यही चीजें कैलकुलेट करनी होती है। लेकिन हम अभी इसको होल्ड पे रख रहे हैं। हम एक और चीज इसका दूसरा जो मीनिंग होता है वो हम समझने का ट्राई करते हैं कि ये इंटीग्रेशन एक्चुअली में आता कैसे है और ये इंटीग्रल बनता कैसे है ना। तो जो हमने ये एरिया वाली बात बोली थी, तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ते हैं, तो ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। और इसका फर्स्ट पार्ट आता है डेफिनिट इंटीग्रेशन को हम क्या पढ़ेंगे? एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, हमें अभी के क्लास में सिर्फ ये वाला पार्ट अभी समझना है कि ये क्या होता है। सेकेंड वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कवर करेंगे और यही चीजें हमें मैक्सिमम टाइम पे सॉल्व करनी है। लेकिन बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि लिमिट एज ए सम पे डायरेक्टली एक क्वेश्चन वो डाल देता है ना। तो हम इसको समझते हैं कि ये एक्चुअली में लिमिट एज ए सम क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये चीजें कैसे कैलकुलेट होती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हर बार इससे आएगा ही बोर्ड के एग्जाम में, तो इसको हमें अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो देखो लिमिट एज ए सम का मतलब क्या होता है कि हमें यह पता है कि इंटीग्रेशन एक्चुअली में देता क्या है? एरिया देता है ना। तो अगर हम इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, तो हम अगर यहां पे एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें ये देख रहे हैं कि फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है ना। ये हमने एक कर्व ड्रॉ कर लिया, ये y इक्वल टू एफ एक्स है और ये हमें a से b तक इंटीग्रेट करना है ना। तो हमें एक्चुअली में करना क्या है? a टू b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये लिमिट एज ए सम जो है ये आपको एक बेसिक आइडिया देगा कि इंटीग्रेशन जो ये सिंबल होता है और जो हम इंटीग्रेट करते हैं a से b तक, वो एक्चुअली में सही होता है या नहीं होता है ना। और ये चीज हम यूज नहीं करेंगे हमेशा, है ना। जब हमें कभी क्वेश्चन में पूछा जाएगा पर्टिकुलरली, उसी टाइम पे हम इसको यूज करके बताएंगे। बाकी मैक्सिमम टाइम पे हम लोग
सेकेंड वाला जो पार्ट था उस वाले पार्ट पे हम मैक्सिमम टाइम पे काम करेंगे। ठीक है, तो हमें ए से बी इंटीग्रेशन की वैल्यू सम के फॉर्म में लिखना है ना, और वो भी किसके टर्म में, लिमिट के फॉर्म में। तो देखो ये चीज कि हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमें इस वाले कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है ए से बी तक के बीच में। ठीक ना, ए से बी तक के बीच में हमें इस कर्व का एरिया कैलकुलेट करना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम ये डायरेक्टली एरिया कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इन जनरल क्या होता था कि अगर आपको इस रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो ये एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइट, ये विड्थ है और ये हाइट है ना, तो ये एग्जैक्टली एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर ये रेक्टेंगल, ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया अगर हमसे पूछता है तो ये कितना हम बोलेंगे, ए इंटू बी, है कि नहीं। लेकिन हमें इस वाले कर्व का एरिया निकालना है, तो हम इसका एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहां पे हो क्या रहा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है कर्व बन रहा है ना। तो देखो कैसे बन रहा है। मान लो कि हम क्या करते हैं कि यहां पे हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे मान लो हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, तो अब ये बताओ कि क्या ये एग्जैक्टली रेक्टेंगल है ना। लोअर वाले पार्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये इसी टाइप का है, लेकिन अपर वाले पार्ट में देखो कि क्या ये ऐसा शेप हॉरिजॉन्टल लाइन बन रहा होगा, नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पे देखो ये क्या हो रहा है, कर्व हो रहा है, इस टाइप का ये कर्व है कि नहीं। तो इस चीज को थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके ड्रॉ करता हूं, ऊपर वाले पार्ट को बस। ठीक है, तो देखो आप, इसको मैं थोड़ा सा मैग्नीफाई कर रहा हूं, ये कर्व है। ठीक है, ये देखो कि ये कर्व ऐसा कुछ बन रहा होगा, और यहां पे जो हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, ये रेक्टेंगल कुछ इस टाइप का होगा। तो लोअर वाले पार्ट, लेकिन अपर वाला पार्ट एग्जैक्टली इस फॉर्मेट का नहीं है। यानी हम जब यहां पे कैलकुलेट करेंगे तो देखो एक ऐसा और एक ऐसा वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम दे रहे हैं ए बी सी डी ई, ये वाला पॉइंट ई है, ये वाला पॉइंट एफ है कि नहीं। हमें अब ये बताओ कि हमें एक्चुअली में कैलकुलेट कौन सा एरिया करना है। तो हमारा जो टारगेट है वो हमें एरिया कौन सा कर्व करना है, ए बी सी डी एफ ए, ये कर्व आप ट्रेस कर पा रहे हो, ए बी सी डी, और ये हम यहां से इस तरफ आ रहे हैं, है ना। तो एक्चुअली में हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है जो कर्व के अंडर है ना। लेकिन हम ये एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट कर नहीं पाएंगे, है ना। तो जब हम ये एरिया डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे तो हम उसके लिए फिर कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमें जो ये एरिया निकालना है, ये एरिया देखो एक्चुअली में ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है, ठीक ना, कौन सा रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ए बी डी सी भी ले लो, ए बी सी डी ई एफ ए, है ना, ये एरिया, और एक दूसरा एरिया है सी डी नहीं, ए बी सी एफ ए, है ना। तो देखो यहां पे जो हमें एक्चुअली में एरिया कैलकुलेट करना है तो रेक्टेंगल के बीच में लाई कर रहा है, ए बी सी एफ ए, ये एरिया इससे क्या होगा, बड़ा होगा, और इस वाले से छोटा, ऐसा कुछ है, ठीक ना, क्या छोटा है। तो जो हमें एक्चुअली में कैलकुलेट करना है वो ये वाला एरिया है, और ये एरिया हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको, क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। 11th में आपने सैंडविच थ्योरम पढ़ा होगा, याद होगा, लिमिट में हमने किया था कि वहां पे जब दो एंड पॉइंट के वैल्यू सेम पॉइंट को अप्रोच करते हैं तो उस लिमिट की वैल्यू भी क्या होती है, उसी पॉइंट पे
लाई करती है, ठीक है। वो वाला पॉइंट भी क्या होता है, उसी पॉइंट पे लाई करता है। मतलब अगर ये मान लो एल को अप्रोच कर रहा है ये एरिया, और ये एरिया भी अगर एल को एल ही हो जाएगा क्योंकि दोनों एंड पॉइंट है ना, तो हम ये चीज निकालने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अब ये बताओ कि क्या सिर्फ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेने से क्या हम एक कंप्लीट एरिया कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमें यही एरिया क्या करना होगा, बहुत सारे एरिया ड्रॉ करना होगा सेम टाइप का, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसी को मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूं। ये देखो, मैं यहां पे इसी एरिया को एक बार फिर से ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, ये कर्व है हमारे पास, और अगर हम इसी एरिया को फिर से लिखें, है ना, तो ये हमारा ए से बी के बीच में ये कर्व है, ठीक है। और हमें करना क्या है कि सबसे पहली चीज कि हमें इसमें बहुत सारे इस टाइप से रेक्टेंगल फॉर्म करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आपको ये अगर बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, इस बोर्ड में भी रेक्टेंगल ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो इस बोर्ड में हमने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, और इस टाइप से हम क्या करेंगे, इस पे इस वाले एरिया के अंदर बहुत सारे कर्व ड्रॉ करेंगे, है कि नहीं। अब इस एरिया को आप ध्यान से देखो कि इस एरिया में अगर हम इस विड्थ को, है ना, इस विड्थ को अगर हम टेंडिंग टू जीरो कर दें, है ना, अगर इस चीज को आप टेंडिंग टू जीरो कर दोगे तो एग्जैक्टली जो हमारा ये वाला पार्ट था, ये दोनों चीजें मर्ज कर जाएंगी कि नहीं, है ना। ये तीनों एरिया सेम हो जाएगा कि नहीं। अगर हम ये विड्थ वाला पार्ट और जो ये ए बी लेंथ है, अगर हम इसको छोटा कर दें तो ये सी पॉइंट किसके तरफ मूव करेगा और डी पॉइंट किसके तरफ मूव करने लगेगा, एफ के तरफ। और जैसे जैसे ये एफ के तरफ मूव करता जाएगा, ये तीनों एरिया आपस में धीरे धीरे सेम पॉइंट को अप्रोच करने लगेंगे, है ना। और सेम पॉइंट को अप्रोच करेगा तो ये तीनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो हमारा एम भी यहां पे यही है। तो सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, हमें इस ए बी लेंथ को एन पार्ट में हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो हमारा फंक्शन ए से बी टू आर में डिफाइन है, तो ये जो टोटल लेंथ है, इस टोटल लेंथ को हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना। डिवाइड ए बी इंटू n इक्वल पार्ट्स, ठीक है। अगर हम इसको n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट का लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ कितना हो गया b माइनस ए, और कितने डिवाइड किए हैं n, तो ये हमारा क्या हो गया h, है ना। तो ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम कितना बोल रहे हैं, h लेंथ बोल रहे हैं, है कि नहीं। और इस वाले पार्ट से समझो कि ये वाला पार्ट हमारा क्या हो गया, h हो गया, ठीक है। अब हम कर क्या रहे हैं कि मान लो इस वाले पार्ट को मैं x0 बोल रहा हूं, स्टार्टिंग वाले पॉइंट को, ठीक है। तो जस्ट इसके बगल वाला जो पॉइंट होगा इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो ये यहां से कितने डिस्टेंस पे होगा, विड्थ कितना है h है, तो नेक्स्ट वाले का लेंथ कितना होगा x0 प्लस h, है कि नहीं। वैसे ही इसका वाला लेंथ कितना होगा x0 प्लस ट्वाइस h, और ऐसे ही हर एक वाले का पार्ट मूव करता जाएगा, है ना। और लास्ट में आप कहां तक पहुंच जाओगे, x0 प्लस nh, और ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, b के इक्वल हो जाएगी। जस्ट इसके पहले वाला पॉइंट क्या होगा, x0 प्लस n माइनस 1 इंटू h। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। इन जनरल अब देखो इसमें से जो एक रेक्टेंगल है ना, यहां पे हमने n रेक्टेंगल ड्रॉ किए हैं, तो हम यहां पे मैं क्या कर रहा हूं कि इस वाले एक रेक्टेंगल को मैं साइड में ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं कि उसका हाइट विड्थ वगैरह क्या है, ठीक है। तो आप देखो यहां पे कि हमारे पास जो एक रेक्टेंगल है, ये वाला हमारा कर्व था,
और इसमें हमने एक रेक्टेंगल को ड्रॉ किया। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारा nth रेक्टेंगल है। इन जनरल फॉर्म में अगर हम ले लें तो ये वाला लेंथ कितना होगा, xn-1 है कि नहीं, और x0 के टर्म में अगर आप लिखोगे तो ये वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, और इस चीज को देखो यहाँ पे, इसको मैं x0 बोल रहा हूं, इसको मैं x1 बोल रहा हूं, इस टाइप से आप बढ़ते जाओगे। ये xn-1 हो गया और ये xn हो गया। इन जनरल टर्म में x0 की वैल्यू किसके इक्वल है, x0 की वैल्यू a के इक्वल है। ये कितना है, a प्लस h, ये कितना होगा a प्लस n-1 इंटू h, और xn कितना होगा a प्लस nh। ठीक है, अब देखो इन जनरल फॉर्मेट में अगर हम इसको ले रहे हैं तो इस वाले पॉइंट का लोकेशन कितना होगा, xn-1 है ना, ये x एक्सिस का पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कितना होगा xn। ठीक है, तो अगर हम इस वाले का एरिया कैलकुलेट करना चाहें, है ना, तो यहां पे देखो दो एरिया है, एक ये नीचे वाला है ना, जस्ट अभी जो हमने ड्रॉ किया था, और एक ऊपर वाला। ठीक है, तो जब हम नीचे वाले का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो नीचे वाले का ये लेंथ कितना होगा, हमारे पास y इक्वल टू एफ एक्स हमें पता है, तो x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, xn-1, तो हमें ये वाला हाइट मिलेगा, है कि नहीं। तो जो छोटा वाला एरिया है, छोटा वाला एरिया कितना होगा, h इंटू एफ ऑफ xn-1। क्लियर हो रहा है आपको। ठीक है, और अगर हम ये ठीक है, तो इस वाले का एरिया कितना होगा, तो उसके लिए हाइट हमारे पास क्या हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, और इसकी वैल्यू हम फंक्शन में पुट करेंगे। तो देखो विड्थ तो अभी भी h ही है, तो ये कितना होगा f ऑफ xn। जो हमें एरिया एक्चुअली में कैलकुलेट करना है वो एक्चुअली में इस दोनों के बीच में कहीं लाई कर रहा है कि नहीं। इसका अगर हम बात करें, अगर हम इस सिर्फ एक रेक्टेंगल की बात करें तो एक रेक्टेंगल में देखो हमारे पास दो वाला पार्ट आ रहा है, एक ये वाला एरिया जो कि एक्चुअल से कम है, और एक ये वाला एरिया जो कि एक्चुअल से ज्यादा है ना। यही चीज हमने यहां पे डिनोट किया था, ये वाला जो पार्ट हमने लिखा था, ये वाला पार्ट, ये एक्चुअली में यही चीज है ना, ये सेम वही चीज है। तो अगर हम इसको, अब देखो अगर हम इसको एरिया को कैलकुलेट करके सही तरीके से लिखें तो क्या होगा। ठीक है, तो एक्चुअल एरिया हमारा क्या था, ठीक है, बस वन टाइम समझने की चीज है। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कर्व है, हमें ए से बी तक इंटीग्रेट करना है, यानी एरिया निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे एक छोटा सा एरिया हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, इन जनरल फॉर्मेट में ले रहे हैं। इस वाले का लोकेशन हमने xr-1 मान लिया, x वाले का लोकेशन xr मान लिया। ठीक है, यहां पे हमारे पास दो टाइप का एरिया फॉर्म हो रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट को a b c d e f है ना। फिर से वही चीज हम लिख लेते हैं, एरिया ऑफ, फिर से हम वही चीजें लिख रहे हैं। मान लो तो जो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वो एरिया कौन सा एरिया है, एरिया ऑफ ए बी डी एफ है ना, ए बी सी डी एफ ए है ना। ये एरिया किससे छोटा होगा, एरिया ऑफ ए बी डी ई एफ ए, इससे छोटा होगा। और ये एरिया किससे बड़ा होगा, एरिया ऑफ ए बी सी एफ ए। ठीक है, ये जो, अब देखो हम इसकी, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है, बस अभी हम सिर्फ एक रेक्टेंगल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो इस रेक्टेंगल का ये बाहर वाला एरिया कितना होगा, तो जस्ट अभी हमने कैलकुलेट किया था बाहर वाले एरिया के लिए, ये हमें बड़ा वाला एरिया चूज करना पड़ेगा। तो इसका विड्थ कितना है, विड्थ तो अभी भी h है, और ये हाइट कितना हो जाएगा, तो हमारे पास फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स है, x के जगह पे ये एक्स आर वाला पॉइंट पुट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ एक्स आर, है कि नहीं। और इस
लेफ्ट हैंड साइड वाले का कितना हो जाएगा, h इंटू एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ठीक है। और ये हमें एरिया ऑफ ए बी सी एफ डी एफ ए, है ना, ये एरिया हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन हमने सिर्फ ये एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया है, हमें ऐसे ऐसे कितने रेक्टेंगल हमने अभी बनाए थे, ऐसे हमने n रेक्टेंगल फॉर्म किया था, है ना। तो हमें सबको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, सब में सिग्मा यूज कर लेते हैं, h एफ ऑफ एक्स आर, आर की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, आर की वैल्यू ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेके n तक, है ना। और इस वाले में सिग्मा h एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, आर की वैल्यू 1 से लेके n तक, है ना। और जब हमने इसमें सिग्मा यूज कर लिया तो यही एरिया एक्चुअली में क्या बन जाएगा, ये कंप्लीट एरिया, है ना। लेकिन अभी भी ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होगा, हमें जो एरिया निकालना है वो a से b एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालना है ना। तो ये एरिया इस दोनों के बीच में कहीं लाई करेगा, और जब ये इसके बीच में कहीं लाई करेगा तो आप इसको देखोगे कि अगर ये इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, ठीक ना, तो हमें इसको अगर एग्जैक्टली बनाना है तो हमें यहां पे क्या करना होगा, एक्चुअली में लिमिट लेना पड़ेगा, है ना। अगर हम h की वैल्यू को जितनी छोटी रखेंगे ये एरिया एग्जैक्टली इस वाले एरिया के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये जो एरिया निकालना बाहर वाला और ये जो एरिया निकालना अंदर वाला, है ना, ये वाला कर्व देखो, है ना। तो ये जो हमारा h है इसको आप जितना कम रखोगे ये एरिया एक्चुअल एरिया जो एरिया अंडर द कर्व है उसके उतना इक्वल होता जाएगा, है ना। तो हम अब क्या करते हैं, दोनों में लिमिट यूज कर लेते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n h ऑफ एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, और है ना। और ये चीज आप फिगर से समझ सकते हो कि जो चीजें हमने लिमिट यूज कर लिया है ना, हमने क्योंकि यहां पे लिमिट यूज किया है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी कि नहीं, है ना। तो जैसे जैसे आप लिमिट यूज करोगे ये तीनों चीजें आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, क्लियर है। और ये चीजें, ये तीनों चीजें जैसे ही आपस में इक्वल होंगी तो तीनों एरिया को हम क्या लिख पाएंगे, है ना, तीनों एरिया को हम क्या लिख पाएंगे, इक्वल लिख पाएंगे, है ना। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन यानी जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू एक्चुअली में किसके इक्वल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n, है ना, h टाइम्स एफ ऑफ एक्स आर माइनस 1, ठीक है। तो हमने इसको इसके इक्वल लिखा है, ये चीज एक्चुअली में इसके इक्वल भी है, तो आप लिमिट में यहां पे ये वाला पार्ट भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हम यही वाला पार्ट को हमेशा इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो यही चीज एक्चुअली में क्या होता है, इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें, ठीक है, इसी को अगर हम एक्सपेंड करके लिखें तो देखो, इसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूं, सेम वही लिमिट को, ये देखो a टू b एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू किसकी होगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पुट करेंगे तो लिमिट वाला पार्ट तो रहेगा ही, लिमिट h टेंडिंग टू 0, और जब सिग्मा को ब्रेक करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू देखो कहां से, h तो कांस्टेंट है, ये सिग्मा पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो h को आप बाहर निकाल लो, है ना। और ये लिमिट जब पुट करोगे तो देखो वैल्यू कितनी आ जाएगी, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स टू, और ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस 1, है ना। हमने एक्चुअली में ये जो लिखा है ये एक्चुअली में इक्वल हम क्यों बोल पा रहे हैं, याद होगा कर्व, तो हमने एक्चुअली में
ये लोअर वाला ये हमारा एरिया था, तो हमने लोअर वाले को लिमिट, है कि नहीं, तो हमने लोअर वाले पार्ट में लिमिट पुट किया है, तो ये एक्चुअली में लोअर वाले का एरिया है। आप अपर वाले से भी करोगे तो वहां से भी सेम आंसर आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए हम यही चीजें अभी यूज करेंगे। क्लियर है? तो देखो अब यहां पे एक चीज, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिट एज अ सम, है ना, और यही क्या है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम। तो जब भी आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन लिमिट एज ए सम कैलकुलेट करने के लिए बोले तो हम ये चीजें कैलकुलेट करेंगे। एक्स नॉट की वैल्यू अगर आपको याद हो कि हमने एक्स नॉट क्या कैलकुलेट किया था, है ना, तो देखो इंटीग्रेशन ए टू बी, इसको मैं दो तरीके से लिख दे रहा हूं, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एच टाइम्स एफ ऑफ एक्स नॉट, हमारा क्या था, इनिशियल वैल्यू था, याद होगा आपको कर्व में, है ना, तो ये कौन सी वैल्यू थी, इनिशियल वैल्यू थी, तो हम इसको एक्स नॉट के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, ए, है ना, ये ए वाला पॉइंट ही हमारा एक्स नॉट था, प्लस एक्स वन क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस एच, एक्स टू क्या होगा, एफ ऑफ ए प्लस ट्वाइस एच, है ना, और सबसे लास्ट वाला पॉइंट कितना होगा, एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, ये एक इंटीग्रेशन है। दूसरी चीज, हमें h की वैल्यू पता है, h क्या होता है, b माइनस ए बाई एन, है ना, तो अगर h जीरो को टेंड कर रहा है तो n किसको टेंड कर रहा होगा, इंफिनिटी को, तो इसी लिमिट को हम इंफिनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, और h के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, b माइनस ए बाई एन, ठीक है, और एफ ऑफ ए प्लस एच डॉट डॉट एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन है लिमिट एज ए सम का, जिसको हमें अपने क्वेश्चन में यूज करना है। ठीक है, तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे एक दो क्वेश्चन, तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमें, यही दो फॉर्मूले हमें अच्छे तरीके से समझना है कि लिमिट एज ए सम क्या होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हमें सबसे पहले, जब भी हम लिमिट एज ए सम का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, लिख लो आप अगर टाइम लग रहा हो तो, ठीक है, लिख लो आप इसको थोड़ी देर में। किसी को कोई डाउट आ रहा है? ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, ये सब आपसे कोई पूछेगा नहीं कि ये चीज बताओ कैसे क्या होता है। ठीक है, जो चीज पूछा जाएगा आपको वो यही वाला पार्ट होगा, है ना, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिया होगा और उसको बोलेगा लिमिट एज ए सम के टर्म्स में लिखने के लिए। तो अगर आपको ऊपर वाला पार्ट अगर सही ढंग से समझ में नहीं भी आया, बस आपको ये समझना है कि इस लिमिट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना पार्ट भी समझ में आ रहा है, आप क्वेश्चन इजिली कर पाओगे। ठीक है, तो है ना, वो सब कभी एग्जाम में आएगा नहीं कि इसको बताओ कि ये कैसे क्या होता है। ठीक है, किसी को डाउट इसमें यहां तक में कि कैसे हमने ये चीज कैलकुलेट किया? सबको क्लियर है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल करें? ठीक है, रिप्लाई करो कोई।
ठीक है, ठीक है। तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल वाले पार्ट पे। तो ये सब थ्योरेटिकल पार्ट था, जहां पे आपको ये बस दिखाने के लिए था कि ये चीजें एक्चुअली में डिराइव कैसे होता है ना। बाकी आप क्वेश्चन पे जब हम आएंगे तो क्वेश्चन में बेसिकली ये होगा कि आपको इस टाइप से एक इंटीग्रेशन दे देगा और बोलेगा कि इसको सॉल्व करो किस तरीके से, लिमिट एज ए सम के मेथड से, है ना। तो जब भी आपको इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस दिया रहेगा, है ना, तो सबसे पहले हमें करना क्या है कि सबसे पहली चीज हमें यहां पे कुछ पॉइंट्स आप फाइंड आउट करके रख लो कि ये पॉइंट्स हमारे पास हैं, ठीक ना। उस पॉइंट्स के बेसिस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जैसे पहली चीज आपको फंक्शन एफ एक्स पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट एज ए सम में देखो ऊपर में जो फॉर्मूला था हमारे पास लिमिट एज ए सम में, यहां पे हमारे पास लिमिट में सिर्फ फंक्शन ही मैक्सिमम टाइम पे यूज हुआ है ना। देखो एफ वगैरह यूज हो रहा है ना। तो ये सारा फंक्शन एफ वगैरह यूज हो रहा था। सबसे पहली चीज, अगर आपको इस टाइप से लिमिट दिया हो तो हम फंक्शन को निकाल पाए, है ना। और वो निकालना इजी है। यहां से आपको फंक्शन, यहां पे फंक्शन में दिख रहा होगा कि ये वाला पार्ट एफ एक्स है, तो ऑलरेडी आप इंडेफिनिट में ये सब चीजें कर चुके हो, फंक्शन आपको पता है कहां से निकालना है। तो पहली चीज हमें फंक्शन पता करना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको लोअर लिमिट पता करनी है, ठीक ना। और लोअर लिमिट यहां पे क्या होगा, ये वाला पार्ट। तो ये लोअर लिमिट हमारा इस केस में क्या है, x इक्वल टू ए, ठीक है। दूसरा, नेक्स्ट थर्ड, हमें अपर लिमिट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो आप अपर लिमिट लिख लो कितना आ रहा है, ठीक है। और ये सब कैलकुलेट हो जाने के बाद आपको h कैलकुलेट करना आना चाहिए। h क्या था हमारे पास, याद होगा आपको, है ना। तो फोर्थ पॉइंट h क्या होगा, b माइनस n, है ना। n हमारा क्या है जिसमें हम लिमिट यूज करेंगे, तो आपको ये h कैलकुलेट करना आना चाहिए, है ना। तो ये 4 पॉइंट्स आपको हर एक फंक्शन में पता होनी चाहिए। और ये सब कुछ अगर आपको पता है तो सिंपली आप क्या कर लो, एफ एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स ए टू बी में हम क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी b माइनस ए बाई एन एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। क्लियर है। तो ये चीजें आपको ढंग से समझ में आनी चाहिए कि, तो आपको अगर ये 4 चीजें पता है तो आप ये फॉर्मूला यूज करके लिमिट एज ए सम से लिमिट कैलकुलेट कर सकते हो। यहां पे देखो हमने h टेंडिंग टू 0 वाला पार्ट नहीं लिया, है ना, क्योंकि हम मैक्सिमम टाइम पे n टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला ही यूज करते हैं। ये सब चीजें आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन करके आपको दिखाता हूं कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेम मेथड से आप, बुक में आपको ढेर सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहां पे आप इन सब चीजों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो मान लो कि हमें इजी के लिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमें 0 से 1 के बीच में एफ एक्स हमने x ले लिया, ठीक है। x dx हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, सॉल्व दिस एज लिमिट एज ए सम, ठीक है। हमें इसको लिमिट एज ए सम में सॉल्व करना है, क्लियर। तो देखो पहली चीज हमें एफ एक्स कैलकुलेट करना होगा। तो यहां पे हमें एफ एक्स क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x है। लोअर लिमिट कितना है, 0, अपर लिमिट कितना है, 1। तो यहां से हम h कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं। तो h की वैल्यू कितनी होगी, b माइनस ए बाई एन। तो b माइनस ए बाई एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 बाई एन। तो ये दो चीजें हमने कैलकुलेट कर लिया, है ना, है ना। उसके बाद आप सिंपली फॉर्मूले पे आओ, 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 x dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी
बी माइनस ए बाई एन इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना, और इसी टाइप से एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, हमने सबको पुट किया यहाँ पे और वैल्यू लिख दी। अब सारी वैल्यू आप पुट कर दो। लिमिट एन टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, बी माइनस ए बाई एन की वैल्यू कितनी होगी, है ना, तो बी हमें पता है 1, ए 0, एन, तो ये कितना हो जाएगा 1 बाई एन। ठीक है, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी होगी, ए हमारा यहाँ पे कितना है, तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ए की वैल्यू 0 है और यहाँ पे हम एच कैलकुलेट कर चुके हैं, तो एफ ऑफ 0 यहाँ पे लिखेंगे, है कि नहीं। एफ ऑफ ए प्लस एच की वैल्यू कितनी होगी, 0 प्लस एच, और 0 प्लस एच कितना होगा 1 बाई एन, तो एफ ऑफ 1 बाई एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 बाई एन, है ना। तो ये देखो हमने सारी चीजें कैलकुलेट की है। ठीक है, अब सारी वैल्यू आप पुट करना इजी है, कर सकते हैं। तो देखो यहां पे हम यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन, एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो फंक्शन हमारा कितना है, ये देखो फंक्शन क्या है हमारा एफ एक्स, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, एफ ऑफ 1 बाई एन कितना होगा 1 बाई एन, 2 बाई एन, इस टाइप से बढ़ता जाएगा। सेकेंड टर्म कितना होगा 2 बाई एन, थर्ड टर्म 3 बाई एन, और ये लास्ट कहां तक जाएगा एन माइनस 1 बाई एन। सब में देखो एन कॉमन है, तो एन कॉमन निकालो। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, और ऊपर में क्या बच जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू एन माइनस 1, है ना। और ये नेचुरल नंबर का सम निकालना हमें आता है, निकाल पाएंगे। तो एन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई एन स्क्वायर, है ना, और ये एन इंटू एन प्लस 1 बाई 2 याद होगा आपको। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2, क्योंकि हम एन माइनस 1 टर्म का सम निकाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 कांस्टेंट है। अब यहां से क्या हो गया हमारे पास, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। लिमिट एन टेंडिंग टू 0 1 बाई एन स्क्वायर, ऊपर में देखो इससे हम एन बाहर निकाल सकते हैं, तो एन स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई एन। ठीक है, ये दोनों एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई 2 बाहर ले लिया। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 बाई एन, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या हो जाएगा 0 चला जाएगा, तो ये फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 1 बाई 2। क्लियर है। तो इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी होगी 1 बाई 2, और ये चीज आप सिंपली इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हो। फिजिक्स वगैरह में आपने इस टाइप का इजी सा क्वेश्चन किया हुआ है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लिमिट एज ए सम यूज करके क्वेश्चन को देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पे आपको मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा, लिमिट वाला पार्ट यूज करना होगा। तो 11th में जो आपने लिमिट किया है उस वाले पार्ट को आप थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से कि कौन सा लिमिट हम लोग कहां पे यूज करते हैं। ठीक है, तो फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन क्या हो। ठीक है, जैसे मान लो कि हमें ये दिया हुआ है 0 टू 2x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, और इसको हमें सॉल्व करना है बाय लिमिट एज ए सम। लिमिट एज ए सम, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ एक्स लिख लो आप, एक्स स्क्वायर प्लस 1, लोअर लिमिट लिख लो, अपर लिमिट लिख लो, और एच कैलकुलेट कर लो। ठीक है, ये चारों चीजें कैलकुलेट करने के बाद सिंपली फॉर्मूले में पुट कर दो। लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी बी माइनस ए बाई एन, लिमिट एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच, और ये एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ठीक है,
बाकी सब कुछ आपको पता है, बस सबको यहां पे वैल्यूज को पुट करो, ठीक है, और सिंपल लिमिट वाला पार्ट आप यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके आगे लिमिट इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन मतलब इस वाले पार्ट में लिमिट एज ए सम में इसके आगे इंटीग्रेशन का कोई काम नहीं है, सब कुछ हम लोग लिमिट के थ्रू ही सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब आप लिमिट एज ए सम यूज करो तो लिमिट वाला पार्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ये सब चीजें ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा कि लिमिट एज ए सम किस तरीके से यूज होता है, ठीक है। यहां पे जब आप एनसीईआरटी बुक में देखोगे तो आपको एक्सरसाइज में 4-5 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो यहां के बाद आप एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन है, आराम से कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप 6 क्वेश्चन कंप्लीट करो, ठीक है। उसके बाद एक दिन का टाइम हम लोग ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में, है ना, फिर हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट करेंगे, इसी के आगे कंटिन्यूएशन होगा। तो अभी हमने सिर्फ ये लिमिट एज ए सम वाला पार्ट देखा, जहां पे आप मैक्सिमम टाइम पे क्या होगा आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, ठीक है ना। यहां पे आपको क्या होगा कि ये बस समझने के लिए है कि आप ये इंटीग्रेशन का मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, है ना। ये बस एक क्वेश्चन आपका इस टाइप से बोर्ड के एग्जाम में आता है जो कि आपको ढंग से करना आना चाहिए और सिंपल आपको दिखाई दे रहा है कि कैसा इजी क्वेश्चन आने वाला है ना। तो कोई एक इजी सा फंक्शन होगा, अगर आप इसमें कहीं पे गलती भी करते हो तो आपको इंटीग्रेशन अदर मेथड से इंटीग्रेशन सॉल्व करना आता है, वहां से आप क्वेश्चन को क्रॉस चेक करके सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका आंसर ये होने वाला है ना। तो अगर आप कहीं पे गलती भी करते हो लिमिट में तो आपको क्रॉस चेक करने का चांसेस होता है, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करो। बीच बीच में हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन जो असाइनमेंट के थ्रू मिलता है वहां पे हम लोग ये सब क्वेश्चन फिर से करते रहेंगे, है ना। और वहां पे आप इन सब चीजों को फिर से रिवाइज करके देख पाओगे कि कैसे ये इंटीग्रेशन यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इतना तक ही रखते हैं। आप ये क्वेश्चन ट्राई करो, इसमें से अगर किसी में कोई डाउट आता है तो हम लोग फिर उसको आप बता देना, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में फिर डायरेक्टली यहां पे सॉल्व करके उसको हम देख लेंगे, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर आगे मिलते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका है ना, ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट करो सब लोग, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर टेस्ट होगा, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आएगा, बोर्ड के एग्जाम में भी एक क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। तो लिमिट वाला पार्ट आप 11th का अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो, एक बार कॉपी में आपके पास होगा, है ना। और बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ लिमिट का जरूरत नहीं पड़ेगा, सिंपल बेसिक फंक्शन अगर आपको पता है तो आप इंटीग्रेट कर पाओगे, ठीक है। किसी को डाउट हो तो 11th का एनसीईआरटी पीडीएफ बुक है, वहां से आप ये चीजें करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चंस ट्राई करो, ठीक है। चलो बाय।